नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 5 से लगाकर कक्षा 12वीं तक की जो एनसीईआरटी बुक होती हैं उसमें से लिए गए प्रश्न हैं। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर इसको आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। जो प्रश्न समझाने लायक होगा उनको आपको समझाया भी जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अवधी। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हिंदी क्षेत्र की मुख्य कितनी बोलियां होती हैं, तो याद रखिएगा 17 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 17 बोलियां। और इन 17 बोलियों को भी 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अब 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, इसमें कितनी बोलियाँ रखी गई है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है पहाड़ी और पांचवा है बिहारी। देखिए, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें 5 बोलियों को रखा गया है। अब 5 बोलियां कौन कौन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी, ये 3 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 2 बोली और हैं, शुरू से मैं आपको बताता हूँ। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 प्रकार की बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो यहाँ पर अवधी बोली लिखी है, ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये 4 प्रकार की जो बोलियां हैं ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी की हम बात करें तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, ये 2 प्रकार की जो बोलियां हैं ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं 5वीं उपभाषा के बारे में, बिहारी। बिहारी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये कितनी प्रकार की बोलियां हो गई? 17 प्रकार की। और उपभाषाएं कितने बताई मैंने आपको? 5। तो ध्यान रखिएगा, उपभाषाएं 5 है और बोलियां कितनी प्रकार की है? मुख्यतः 17 प्रकार की। इन 17 प्रकारों को अलग अलग उपभाषाएं में विभाजित किया गया है, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यहाँ पर देखिए, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है पूछा गया है। यहाँ पर सरहप्पा लिखा है, याद रखिएगा। पुष्य, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। तो याद रखिएगा, जो राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है वो सरहप्पा को माना है। किसको? सरहप्पा को माना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की? यहाँ पर देखिए, कौन सी रचना चिंतामणि की है पूछा गया है। अलंकार प्रकाश है, रसराज है, कविकुल कल्पतरु है या फिर काव्य निर्णय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कविकुल कल्पतरु। याद रखिएगा, जो चिंतामणि की रचना होगी वो कविकुल कल्पतरु होगी। अब बात करते हैं कि अलंकार प्रकाश, रसराज और काव्य निर्णय, ये तीनों रचना किसकी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अलंकार प्रकाश की। तो यहाँ जो रचना है इसके जो रचनाकार है वो जयमंत मिश्र हैं। रसराज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मतीराम हैं। और यहाँ पर काव्य निर्णय की हम बात करें तो इसके रचनाकार भिखारी दास है। याद रखिएगा, चारों के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अलंकार प्रकाश के रचनाकार जयमंत मिश्र है, रसराज के रचनाकार मतीराम हैं, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं और काव्य निर्णय के रचनाकार भिखारी दास है। ये चारों रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए,
निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है पूछा गया है। मलुकदास, सूरदास, परमानंदास या फिर कुंभनदास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मलुकदास। याद रखिएगा, जो अष्टछाप के कवि मलुकदास नहीं है, बाकी सूरदास जी, परमानंदास जी और कुंभनदास जी, ये तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो अष्टछाप की स्थापना की गई थी वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1565 में। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा 1565 में की गई थी। अब आप सभी को ये तो पता होगा कि अष्टछाप में कितने कवि आते हैं? 8 कवि आते हैं। लेकिन जो 8 कवि हैं उनको भी यहाँ पर बांट दिया गया, यानी कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के थे। तो कौन से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और कौन से गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य के बारे में। तो इनके अंतर्गत कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंदास, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब बात करते हैं उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य के बारे में। गोविंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? ये 8 अष्टछाप के कवि हो गए। और कौन से, किसका शिष्य कौन था, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपको ये सब आना चाहिए। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और या फिर इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाहे आपको जब भी टाइम मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, कौन सा युग्म, जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, उसर या फिर अचल, विचल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अचल, विचल। यहाँ पर अचल का जो विलोम होता है वो अविचल नहीं होता है, इसका विलोम होता है चल। याद रखिएगा, अचल का जो विलोम होता है वो चल होता है, ना कि अविचल। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, छठा प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा नाम बताना है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। कन्नौजी है, बघेली है, कोरवी है या फिर मगही है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो खड़ी बोली का दूसरा नाम होगा वो कोरवी होगा। खड़ी बोली को कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताऊं, यदि एग्जाम में पूछे साधारणतः कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। यहाँ पर ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी विद्वानों ने अलग अलग उपन्यास बताए हैं प्रथम, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई या फिर इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है। किसका? परीक्षा गुरु का। ये किसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, या फिर हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने कौन सा माना है, शिवनारायण श्रीवास्तव ने कौन सा माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा प्रथम उपन्यास माना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार, इनके अनुसार देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, जो चंद्रकांता है दोस्तों, इनको माना है प्रथम उपन्यास, जो कि 1891 में प्रकाशित हुई थी। शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार हम बात करें तो इन्होंने ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित जो रानी केतकी की कहानी है, इसे इन्होंने प्रथम उपन्यास माना है। अब हजारी प्रसाद
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम माने तो उन्होंने भारतेंदु का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो किसने कौन सा माना है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ज़्यादातर जो माना है वो परीक्षा गुरु को माना है, इसलिए यहाँ पर यदि डायरेक्ट पूछे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास से। प्रकाशन वर्ष में आपको बता चुका हूँ 1882। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेमचंद है इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई है तो वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, गृहदा, सुजात, भगत, इंद्रजाल और परीक्षा। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो इंद्रजाल है दोस्तों ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। यहाँ पर इंद्रजाल प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो फिर किसकी है तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है इंद्रजाल। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानियाँ हैं इंपॉर्टेंट और मुंशी प्रेमचंद की कौन सी हैं, तो आपको याद रहेगा कि यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाए तो आप वहाँ पर गलत ना करें। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जान लेते हैं। ग्राम, जो ग्राम इनकी कहानी है, यदि एग्जाम में पूछे कि इनकी प्रथम कहानी कौन सी है तो वो कौन सी होगी, ग्राम। किसकी, जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो ग्राम कहानी है ये इनकी प्रथम कहानी है। बाद में छाया, आकाशदीप, आंधी, सुनहरा, सांप, मछुआ, इंद्रजाल और गुंडा, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। मैंने आपको बता दिया है जयशंकर प्रसाद के बारे में। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसमें से जो प्रमुख कहानियां हैं उनके ही बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पंच परमेश्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद के बारे में कि इनकी जो प्रथम कहानी थी वो ग्राम थी, वैसे ही जो पहली कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की वो कौन सी है, पंच परमेश्वर। उसके बाद सोत, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गृहदा, सुजात भगत, आत्माराम, कजाकी, पूस की रात, परीक्षा और उद्धार कफन, ये सभी किसकी कहानियां हैं, मुंशी प्रेमचंद की, जो कि प्रमुख है। तो ये सभी कहानियों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, इंद्रजाल होगा, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर नवा प्रश्न है हमारा, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पर देखिए राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव, मदन मोहन मालवीय, पी.डी. टंडन या फिर वी.जी. खेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी.जी. खेर। यहाँ पर जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ है वो बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ है। यहाँ पर देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। यदि सन पूछे तो सन भी आपको पता होना चाहिए, 7 जून 1955। ध्यान दीजिएगा, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो ये बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रथम संपादक के बारे में पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका के यहाँ पर 2 संपादक थे, तो यहाँ पर प्रथम पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु या फिर चिंतामणि घोष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चिंतामणि घोष। यहाँ पर प्रथम संपादक के बारे में पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के बारे में, तो आपका राइट आंसर होगा चिंतामणि घोष। ये 1900 से लेकर 1903 तक ये संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के। उसके बाद में कौन आए तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, जो कि संपादक रहे 1903 से लगाकर 1920 तक। यदि साधारण सा पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो आप वहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाकर आ सकते हैं आंसर। लेकिन प्रथम संपादक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर चिंतामणि घोष होगा। यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में। देखिए यदि एग्जाम में पूछे कि कहाँ से निकलती थी तो प्रारंभ में तो ये काशी से निकली, उसके बाद में ये इलाहाबाद से निकलती थी सरस्वती
पत्रिका। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पत्रिका के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा और जान लीजिए कि यदि प्रथम हिंदी पत्रिका के बारे में पूछे तो इसके बारे में जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, उत्तंद मार्तंड है। कहाँ से निकलती थी ये? कोलकाता से निकलती थी। कब इसका प्रकाशन, मतलब इसका प्रकाशन वर्ष कब क्या था? तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1826। किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। एक और पत्रिका के बारे में जो समाचार पत्र है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि प्रथम हिंदी समाचार पत्र के बारे में पूछे तो वो कौन सा है? तो वो बनारस अखबार है। कहाँ से निकलता था? काशी से। कब निकला? 1854 में। यदि सन पूछे तो 1854 होगा। और इसके संपादक के बारे में पूछे जो कि आपको याद होना चाहिए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो बनारस अखबार है, जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, इसके संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो जो मैंने आपको बताया उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, और चाहे तो आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।